आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए अप टू डेट डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो सीरीज में आपको हम कंप्लीट कराते हैं करंट अफेयर के साथ साथ में कई सारे मेन फैक्ट्स जो आपके जीके से रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो सीरीज़ को एक बार देखिए, आपको खुद बिलीव हो जाएगा। कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से एक करंट अफेयर के साथ में कई सारे मेन फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए क्लियर कर दिए जाते हैं। साथ ही आपके लिए हमारे चैनल के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो नोट्स बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए तैयार किए जाते हैं वो भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए मात्र आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम ग्रुप की नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अप टू डेट डेली बेसिस पर आपको उसमें नोट्स प्राप्त होते रहेंगे और साथ ही उस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी को उस लिंक को कॉपी करके नीचे से ज़्यादा शेयर करिए। सभी को उसमें जितने भी आपके जो भी जानकारी में हो सभी को उसमें ऐड करिए। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक एक योजना का उन्होंने शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा और जितने भी कर टैक्सेस या देने वाले जो भी करदाता हैं अब उनको कर देने के लिए प्रेरित भी करेगा। एक चीज़ से एक तरीके से देखा जाए तो एक बेहतरीन प्रयास है ये। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए गए। कौन कौन से? इन सुधारों में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में 30% से 22% तक की कटौती की गई है। इस चीज़ को समझिएगा, 30% से 22%, ठीक है, तक की कटौती, लाभांश वितरण कर को समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी शामिल है। साथ ही देखिए, सुधारों में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी शामिल है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दायर की जा रही हैं और हाल ही में शुरू किए गए दस्तावेज पहचान संख्या डिन के जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शी लाना भी इन पहलों में शामिल है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य अब इस न्यूज़ से आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएम मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना को लॉन्च या प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो किस लिए? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात जो करदाता हैं उनको पुरस्कृत या सम्मानित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। अब देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा। साथ ही देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि मेघ योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके बारे में याद रखिएगा। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। साथ ही मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों HEI के लिए KVC एल्यूनेट कृषि विश्वविद्यालय छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी शुभारंभ उन्होंने किया है। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली NARES के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही देखिए, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के साथ जो है क्या करेगा, राष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देगा। तो एक चीज़ आपको अब क्या याद रखनी है, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
इन्होंने क्या लॉन्च किया है, कृषि मेघ नामक योजना का इन्होंने जो है शुभारंभ या लॉन्च किया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, वर्चुअली लॉन्च किया है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय क्या बन सकते हैं, अभी आपने राष्ट्रीय देखे। अब देखिए बेरूत में भीषण बंदरगाह विस्फोट के बाद लेबनान की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दिया है। यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में असफल एक तरीके से उनकी विफलता के चलते उनके द्वारा यह दिया गया है। राष्ट्रपति मिशन एयून ने नई कैबिनेट के गठन तक दीव सरकार को कार्यभार क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। ठीक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो लेबनान की पूरी सरकार ने, जो दीव सरकार प्रेजेंट में थी, अर्थात अभी आपको बताया उनका नाम क्या है, प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा दिया है उनके पूरी कैबिनेट मंत्री ने साथ में, अर्थात हसन दीब। तो अभी वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको जो है वर्तमान समय में कार्यभार क्षमता पर बने रहने के लिए आदेश दिया है, जब तक पूरी नई सरकार नहीं बन जाती है। तो दीब ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में कार्य किया। ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसने बाद में भीषण रूप ले लिया और जो पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा था और आकाश में एक धुएं का विशाल बादल बना रहा था, जो कि काफ़ी विस्फोटक यह धमाका था। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट जो थी उसमें रखी हुई थी उस इमारत में, तो उसकी वजह से कुछ रिएक्शन उसमें हुआ किसी दूसरे केमिकल के जो है संबंधित होने पर। लेबनान में उस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर समय पर ध्यान दिया होता तो उसमें इतने लोग नहीं मारे जाते। 5000 लोग कम से कम उसमें जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, उनको बहुत हानियाँ पहुंची है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए लेबनान की गवर्नमेंट ने जो है वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है और वहाँ के राष्ट्रपति एयून ने उन्हें नई कैबिनेट के गठन तक जो है सरकार को कार्यभार बने रहने के लिए आदेश दिया है। अब देखिए परीक्षा से संबंधित आपके लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं। तो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। लेबनान की मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड है, जो कि आपसे परीक्षा में 101% पूछा जा सकता है। अब देखिए राज्य समाचार क्या क्या बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इंदिरा वन मितान योजना किससे संबंधित है, राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। साथ ही देखिए इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाएगी। वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही देखिए इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को युवा समूहों के माध्यम से कवर करने की योजना बनाई है। ये समूह पेड़ों का प्रबंधन भी या देखरेख भी करेंगे और वन क्षेत्रों में पेड़ों से वनोपज एकत्र करेंगे। इसके अलावा वे वन उपज की जो है सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए वन उपज की खरीद की भी व्यवस्था करेंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इससे आपके लिए क्या बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, भूपेश बघेल। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से बोलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। मेन हेडलाइन, छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च करी है। ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना, जो किससे संबंधित है, आदिवासियों वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, जो 10,000 गाँवों को युवाओं के समूह के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग या योगदान देगी। अब देखिए नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, देखिए एक फैक्ट यहाँ क्लियर हो गया, विजय रूपानी। अब मुख्यमंत्री
किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा जो है की है। इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनज़र की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं देना होगा। साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो गुजरात से संबंधित है, मौजूदा फसल बीमा योजना की तरह यह जगह लेगी। इस जगह जिन किसानों ने पहले ही मौजूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है, उन्हें धन वापसी मिलेगी। साथ ही पिछली योजना की तुलना में आदिवासी किसान भी इस योजना का हिस्सा होंगे या हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें बाहर रखा गया था। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए, आपको याद रखना होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय आर रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी आर। ठीक है, अब देखिए नियुक्तियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो वो सारी देखिए, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपके सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, हर्ष कुमार भानवाला बने कैपिटल ऑफ इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष। नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है। इससे पहले भानवाला 6 साल तक नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष रहे थे। उन्हें दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 26 मई 2020 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब देखिए, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL जो कि है एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है, जो भारतीय कॉरपोरेट को उनकी वृद्धि, कार्यशील पूंजी और आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है। आने वाली परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या बन सकता है, तो हर्ष कुमार भानवाला बने कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, यही आपको मेन चीज़ याद रखनी है। अब इसमें देखिए, आने वाली परीक्षा के लिए आपसे क्या पूछा सकता है, तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केशव पोरवाल, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केशव पोरवाल हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। तो हर्ष कुमार भानवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने गए। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, व्यापार समाचार कौन कौन से महत्वपूर्ण है आपको परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अकोला के सराफा संघों के साथ किया समझौता। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा महाराष्ट्र के अकोला स्थित सराफा जो बाजार या व्यापार है और उद्योग संघों अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा वे स्वर्णकार युवा संघ के साथ समझौता ज्ञापन EMU पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 व्यापार निकायों द्वारा प्रतिनिधित्व BSE और बाजारों के बीच यह साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी साझाकरण, शिक्षा और प्रशिक्षण घटनाओं के साथ साथ आपसी हितों जैसे क्षेत्रों को पता लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बुलियन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के लिए प्रयास, रिस्क मैनेजमेंट पर सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम जैसी कई गतिविधियां आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम उन्हें व्यापार के आर्थिक संगठित रूपों में स्थानांतरित करने में मदद करेंगे। तो देखिए, इससे आपसे क्या पूछा जा सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अकोला के सराफा संघों के साथ किया समझौता। बस आपको इतना चीज़ याद रखनी है। अब देखिए, पेटीएम ने लॉन्च किया है जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा, पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट जो होता है एक डिवाइस होती है, वो लॉन्च किया है किसने, पेटीएम ने। तो पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। साथ ही ये बड़ी संख्या में लघु और उद्यम SME, ठीक है, SME जो लघु और उद्यम वर्ग से संबंधित जो संस्था है, ठीक है, डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है।
एक कंपनी अर्थात कंपनी का अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करना है, जो प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगा। साथ ही इसे जीएसटी बिल जनरेट करने और सभी लेन देन उनका निपटान का प्रबंधन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। अब आने वाली परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्या बन सकता है, तो पेटीएम ने क्या लॉन्च किया है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस। इसको आपको याद रखना है, जिसे पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस बोला जाता है। अब देखिए, पेटीएम के संस्थापक जो कि आपसे परीक्षा में पूछा सकता है, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए, पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार आपको याद रखने हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो साल 2019 के एसीजे पत्रकारिता पुरस्कारों की हुई घोषणा। कौन कौन से, तो देखिए, पत्रकार नितिन सेठी और शिव सहाय को क्रमशः खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, जिसे एसीजे बोला जाता है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019, और सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन द्वारा 2021 की क्लास के उद्घाटन पर एक वर्चुअल समारोह के दौरान प्रदान किए गए। इस चीज़ को यहाँ पर रखिएगा याद, उद्घाटन, इसको यहाँ पर उद्घाटन होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो एसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। एसीजी के अध्यक्ष कौन है, तो शशि कुमार है वर्तमान में। अब एसीजे के फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जिसे बोला जाएगा, अर्थात पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, वो आपको इसमें बता दिया गया है वीडियो में। देखिए, बस आपको मेन फैक्ट्स क्या याद रखने हैं, चेन्नई तमिलनाडु इसके मुख्यालय है और अध्यक्ष कौन है, शशि कुमार। साथ ही देखिए, पुस्तकें एवं लेखक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए जो अभी हाल ही में लॉन्च करी है, जो आपकी परीक्षा में 101% पूछी जा सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, तो किसने किया है, कौन सी पुस्तक है, इसके बारे में अब आसानी से आप समझ जाओगे। तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, 2 चीज़ आप यहाँ पर क्लियर होती हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के संस्करण का अनावरण किया। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के रूप में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको समझना है किसका संकलन है, आपसे पूछा जा सकता है। 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है, जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक का प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया था। बस आपको एक बार फिर से क्या बोलना है, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हो गए इसमें, प्रकाश जावड़ेकर। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है, एक फैक्ट क्लियर होता है। अब इन्होंने क्या लॉन्च किया है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का संस्करण का इन्होंने विमोचन किया है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो पुस्तक अभी किस पर आधारित है, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का यह संकलन है। ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 साल के पूरे उनके कार्यभार का वर्णन किया है। अब देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको क्या याद रखनी है, तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का किया सफल परीक्षण। ठीक है, एक स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ स्काई रूट एयरोस्पेस को एक होम ग्रेन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। स्काई रूट एयरोस्पेस ने जल्द ही अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद जताई है, जो दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। जून 2020 में अंतरिक्ष में
निजी कंपनी की भागीदारी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजी संस्था के लिए अब यह संभव हो गया है। देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं, तो देखिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में अच्छे से बस आपको क्या याद रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। स्काउट एयरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का जो रमन का ठीक है सफल परीक्षण किया है। बस आपको इतना याद रखना है। महत्वपूर्ण दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। अब इसके बारे में आपको तथ्य आधारित जानकारी होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यह दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयास को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम आपसे 101% पूछी जाएगी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इस चीज़ को याद रखेगा, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त की थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। साथ ही महासभा ने 1999 में याद रखिएगा युवा के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन लिस्बन 8 से 12 अगस्त में 1998 में हुआ था, लिस्बन में, ठीक है, द्वारा की गई सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था, तो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया, जो जागरूकता का प्रतीक है और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के एक सेट पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपको मेन चीज़ इसमें आप क्या याद रखनी है, तो युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रही है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। साथ ही आपको क्या याद रखना है, ये सबसे पहले कब मनाया गया था, तो सन 2000 में बनाया गया था, 12 अगस्त 2000 को, ठीक है, जो कि ये कब इसकी घोषणा की गई थी, 8 से 12 अगस्त 1998 के लिस्बन में जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की मांग या घोषणा की गई थी, जो कि 12 अगस्त 2000 को सबसे पहले मनाया गया था। अब देखिए निधन, जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे 101% पूछा जाएगा। जो मशहूर अभी जो भी संगीत गीतकार थे उनका निधन हो गया है। तो मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन अभी हाल ही में हो गया है। प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे जिन्हें मुन्ना भाई MBBS 2003 के एम बोले और इश्क 1997 के नींद चुराई मेई जैसे गीतों के बोल लिखने के लिए जाने जाते थे। तो आपको अब क्या याद रखना है, देखिए इसमें मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, ठीक है। इसके साथ ही देखिए जाने माने तमिल फिल्म गीतकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट गीतकार PK मुथुसामी का निधन हो गया। जाने माने तमिल फिल्म गीतकार PK मुथुसामी का निधन हो गया। अब देखिए दिग्गज तमिल फिल्म गीतकार PK मुथुसामी का निधन, उन्होंने मुन्नुकु मरम या 12 माह, जिसका अर्थ है कि अब पेड़ पृथ्वी पर बोझ है, जैसी यादगार तमिल फिल्मों के बोल लिखे थे। मुथुस्वामी द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध गीतों में मपिलाई वंदर और चिन्ना चिन्ना नदाई नदाऊ नंदाऊ आप आदि शामिल हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए विविध समाचार, जो कि अंतिम यह फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर सुनिए। तो देखिए मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर वो ये एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा आपसे, हम इतना कहते हैं। इस चीज़ को आप जो 15 पॉइंट्स है, पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है। तो मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला बना भारत का पहला शहर। तो आपसे अब क्या पूछा जाएगा, मुंबई अर्थात किस राज्य में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है, यह भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें फीमेल आइकन का इस्तेमाल ट्रैफिक सिग्नल के रूप में किया गया है। तो मुंबई याद रखिएगा। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया, मुंबई। देखिए बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर वीमेन अर्थात वुमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं और जो कि होना भी ज़रूरी है। और अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का भी कानून आया है, ऑर्डर आया है, जिसमें
अभी सभी जितने भी लड़कियां होंगी या महिलाएं होंगी अब वो अपनी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी, जो कि एक अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। समानता को रखते हुए सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर पढ़ाई में, एजुकेशन में, हर जगह बराबर सभी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे ये रूढ़िवादिता जो परंपरा है वो कम हो सके और पढ़े लिखे समाज में सभ्य समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, ये आपको समझना है। तो एक बार फिर से एक दो देख लीजिए। फीमेल आइकल इस्तेमाल करने वाला इंडिया का पहला शहर ट्रैफिक सिग्नल के रूप में कौन सा बन गया? मुंबई। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो सीरीज आपने अच्छे से देखी होगी। तो प्लीज़ अब देखने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे जाइए, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए, उस टेलीग्राम की ग्रुप को क्लिक करके उसमें ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में अप टू डेट डेली बेसिस पर आपको नोट्स उस ग्रुप में मिल जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू देखने के लिए साइड में एक बेल आइकन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, अर्थात जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप अप टू डेट डेली बेसिस पर हमारी वीडियोज़ देख पाओगे। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।